वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु रॉय है। मैं अपनी पढ़ाई जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से की है। मैंने एग्रीकल्चर के फील्ड में अपनी पढ़ाई की है। मैंने BSc एग्रीकल्चर और MSc और PhD ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और मेरा जो विषय था वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कोशिका के बारे में। तो जो कोशिका के बारे में हम कोशिका और कोशिकांग के बारे में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम जो आगे देखने जा रहे हैं वो है कोशिका के कुछ और कोशिकांग और इसके अलावा कोशिका विभाजन के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अगला जो कोशिकांग है वो है सेंट्रोसोम, जिसको हम तारक कलाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कोशिका को तो ये तारे के जैसे दिखाई पड़ते हैं और कोशिका के दोनों छोर पर जब हम कोशिका को देखते हैं तो कोशिका के एक छोर पर ऐसे तारे की जैसे इस तरह का तारे के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जिसको कि हम सेंट्रोसोम या तारक कलाएं बोलते हैं। जब हम सेंट्रोसोम को और थोड़ी गहराई से इसका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें मेनली दो चीज़ होती है। एक होता है सेंट्रियोल, जो कि एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जो है छड़ के तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो है सेंट्रियोल जो है ये एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि अगर हम कंपेयर करें तो आपको बुक में कहीं कहीं ऐसा मिलेगा कि बैलगाड़ी के पहिए के समान रचना। तो वो इसलिए कहा जाता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पहिए के समान होता है, और इसका जो मुख्य काम है वो कोशिका विभाजन में मदद करना है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ये छड़ के जैसे जो स्ट्रक्चर हैं, एक्चुअली ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर हैं, यही बड़े होकर के और जब कोशिका विभाजन की स्थिति में आता है तो उसका जो सेंट्रोसोम जो ये हिस्सा है, जब कोशिका विभाजन की स्थिति में आता है तो कोशिका के बीच में जब हम देखते हैं कि मेटाफेज में जब क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं तो क्रोमोसोम्स से जाके जुड़ने का काम ये करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जब कोशिका विभाजन की अंतिम स्थिति में पहुंचता है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही सिकुड़ने लगते हैं, जो कि क्रोमोसोम को दोनों सिरे की तरफ खींचते हैं। तो ये इसमें मेनली दो स्ट्रक्चर हैं। एक आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि ऐसे इस तरह के छड़ जैसे स्ट्रक्चर हैं, और दूसरा है सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल ये दोनों मिल करके सेंट्रोसोम या तारक कलाएं बनाते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है इसकी डिस्कवरी जो है बोवेरी एंड बेंडेन नाम के दो साइंटिस्ट ने की थी, और इसका मेन काम ये है, जो इसका फंक्शन है वो है कि ये सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका के विभाजन में ये मदद करता है। तो सेंट्रोसोम जो है वो जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें रहते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल छड़ जैसे स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और इसके अलावा सेंट्रियोल्स होते हैं, और इस जो कि माइक्रोट्यूब्यूल को फॉर्म करने में मदद करते हैं, और इनका मुख्य काम है सेल डिवीज़न करना। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है, जो सेल के अंदर जो ये तारक कलाएँ होती हैं, इसी में से माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ऐसे बढ़ करके और क्रोमोसोम के साथ में ये जुड़ जाते हैं। क्रोमोसोम के साथ में जुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम को जब विभाजन होता है तो उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो सेंट्रोसोम या तारक कलाएं इसका मुख्य काम यही है, ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं, कोशिका के अंदर जो अगला स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक जो है वो कोशिका के अंदर रहता है, और ये एक सबसे बड़ा ऑर्गेनेल या कोशिकांग होता है सेल के अंदर पाया जाने वाला। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इनसाइड द सेल। सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। इतना बड़ा कि ऑलमोस्ट 1/10, मतलब सेल के अंदर जितना जगह है, उसके अंदर जितना वॉल्यूम है, उसका लगभग 10वां हिस्सा ये लेता है। उसका अगर 10 हिस्सा करे तो एक हिस्सा ये न्यूक्लियस ले लेता है। इसको डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है न्यूक्लियस का कि ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ जो कि क्रोमोसोम होते हैं
वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस का जो मुख्य काम है वो है कि इसमें क्रोमोसोम को कैरी करना। जब हम इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये भी एक दोहरी झिल्ली वाली रचना है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया था या क्लोरोप्लास्ट था या प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये भी एक दोहरी झिल्ली वाली रचना होती है। और इन दो झिल्लियों के बीच में जो खाली जगह है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। तो ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं कोशिका के दोनों झिल्लियों के बीच में, इस जगह को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर जब हम जाते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक गहरी डार्क कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस या हिंदी में केंद्रिका। इसके अलावा इसके अंदर भी एक लिक्विड या तरल भरा रहता है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको ये प्लाज्म शब्द का जीव द्रव्य से ही आया हुआ है, जीव द्रव्य जिसको कि हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जो कोशिका के अंदर है उसको साइटोप्लाज्म, जो केंद्रक के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप का शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एक और शब्द है जो बोल रहा है कैरियोप्लाज्म। ये कैरियो शब्द का मतलब जो है, ये कैरियो जो है ये न्यूक्लियस से आता है। तो सेल डिवीजन में भी हम देखेंगे कि इससे संबंधित कैरियोकाइनेसिस एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो कैरियो शब्द का आपको कहीं भी मिले तो वो न्यूक्लियस से संबंधित होगा। कैरियो जो है वो न्यूक्लियस से संबंधित शब्द है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप सब एक ही चीज़ है। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम इस नाम से पुकारते हैं। कोशिका की जो झिल्ली है और ये केंद्रक की जो झिल्ली है, ये दोनों झिल्ली एक जैसी है, समान है। ये केंद्रक को घेरे हुए है तो इसको केंद्रक झिल्ली बोल रहे हैं। इस झिल्ली में बीच बीच में कुछ जगह होती है जिसको कि हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। पोर यानी कि छिद्र, तो कुछ छिद्र जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम पोर बोलते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसका कि नाम, जिसको बोला जाता है क्रोमैटिन। तो ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये जो धागा है, ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है पूरे इसमें फैला हुआ है, इसके लिए ये टर्म दिया गया है क्रोमैटिन। और इसमें एक और चीज़ है, देखेंगे कि इसकी जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, उसके साथ ही अंतःप्रद्रवी जालिका अटैच रहती है। तो अटैच होने का कारण ये है कि कई बार इसके अंदर कोई चीज़ें ऐसी बनती है जैसा कि आरएनए, जो इसके माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है और यहाँ पर राइबोसोम है, वहाँ पर अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। तो ये एक तरह से केंद्रक का स्ट्रक्चर है। तो केंद्रक के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि एक केंद्रक झिल्ली है जिसमें कुछ पोर होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। एक केंद्रक झिल्ली जो है ये दोहरी मेम्ब्रेन की होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसा कि दूसरे कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी जो है उसके जैसा ही इसमें भी दो मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसके अंदर एक गाढ़ी रंग की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कि न्यूक्लियोलस या केंद्रिका बोलते हैं। इसके अलावा इसमें धागे जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसको कि हम क्रोमैटिन बोलते हैं। यही क्रोमैटिन जब कोशिका विभाजन की अवस्था में आती है तो कॉइलिंग हो के आपस में उलझ के क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो ये मोटा मोटा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब इसको नीचे, हाँ इसके केंद्रक की जो झिल्ली है, केंद्रक का आवरण जो है वो दो समानांतर झिल्लियों से बना हुआ है जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। ये नैनोमीटर, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁹ मीटर। मतलब ये बहुत छोटा सा जगह है 10 से 50 नैनोमीटर का, जो कि खाली जगह होता है, जिसको कि हम परिकेंद्रकीय अवकाश जिसको हम बोलते हैं। परिकेंद्रकीय अवकाश केंद्र के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये जो है ये परिकेंद्रकीय अवकाश है। परिकेंद्रकीय अवकाश हम इसी को कहते हैं। ये जो
खाली जगह है, जो ये जो खाली जगह है, ये जो दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली जगह है, इसको हम परिकेंद्रक की अवकाश कहते हैं। और ये केंद्रक झिल्ली का एक काम क्या है कि ये केंद्रक के अंदर जो द्रव्य मिलता है, केंद्रक द्रव्य, कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म, और कोशिका द्रव्य जो है उसके बीच में एक दीवार की तरह या एक अवरोध की तरह काम करता है, ताकि कोशिका द्रव्य में रहने वाला कोई भी चीज़ केंद्रक के अंदर ना आ जाए और केंद्रक के अंदर रहने वाला कोई चीज़ बाहर आसानी से ऐसा निकल के नहीं आ जाए। तो ये दोनों के बीच में एक अवरोध का काम करता है। जैसा कि हम देखें कि केंद्रक के अंदर एक गाढ़े रंग की स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कि हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं या केंद्रिका बोलते हैं। ये केंद्रिका जो है ये एक राउंड बॉडी है, यानी कि गोला, इसका जो शेप है, इसका आकार जो है वो गोलाकार है, इसलिए इसको राउंड बॉडी बोला गया है, गोलाकार है। ये अंदर रहता है न्यूक्लियस के, और कैसे न्यूक्लियस के? यूकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल इसलिए क्योंकि केंद्रक जो है वो यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, तो जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रिका कहाँ से आएगी? तो यूकैरियोटिक सेल में ही केंद्रक मिलता है, उसके अंदर एक गोलाकार ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कि हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका बोलते हैं। इसका काम क्या है? इट इज़ द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। हम राइबोसोम में देखे हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और आरएनए से मिलके बना होता है। तो राइबोसोम बनने के लिए जो आरएनए की ज़रूरत है वो आरएनए जो है ये न्यूक्लियोलस में बनता है। तो ये न्यूक्लियोलस जो है यहाँ पर ये राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए भी बोलते हैं, ये आरआरएनए का बनने की जो प्रक्रिया है वो न्यूक्लियस में होती है। तो इट इज़ द साइट, मतलब ये जो साइट है, जगह है जहाँ पर ये आरआरएनए बनता है, जो कि न्यूक्लियोलस है। और इसकी डिस्कवरी जो है ये फोंटेना नामक साइंटिस्ट ने की थी, तो इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको कि हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्रोमोसोम कहाँ रहता है? क्रोमोसोम जो है केंद्रक के अंदर मिलता है, और इसका नाम क्रोमोसोम इसलिए पड़ा क्योंकि क्रोम का मतलब है कलर। जैसा कि हम देखे थे प्लास्टिड में कि क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलर देता है, तो क्रोम में शब्द का मतलब ही है कलर। तो ये ऐसा एक बॉडी है जो कि कलर्ड होता है। कलर्ड क्यों होता है? ऐसे तो कलर्ड नहीं होगा। जब हम सेल का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो कोशिका में कुछ केमिकल्स डाला जाता है या रंजक उसको बोलते हैं, कुछ स्टेन्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो कोशिका का अंग जो है या कोशिकांग जो है वो कलर को पकड़ता है। वो कलर्ड लिक्विड होते हैं, उसको अंग्रेजी में स्टेन्स बोलते हैं, हिंदी में रंजक बोलते हैं, तो ताकि वो माइक्रोस्कोप में थोड़ा ठीक से दिख सके। तो क्रोमोसोम्स ऐसे बॉडी हैं कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर, जिसको कि जब स्टेन डाला जाता है तो वो स्टेन को पकड़ता है, तो वो कलर्ड बॉडी दिखा। सबसे पहले जब जिन्होंने इनका अध्ययन किया तो उनको ऐसा कलर्ड बॉडी जैसा दिखा, तो उन्होंने क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल किया। क्रोमा मीन्स कलर, जोम मीन्स बॉडी। तो इसका क्रोम का शब्द, इसका मतलब होता है कलर, और जोम का मीन्स मतलब होता है बॉडी। तो कलर्ड बॉडी या रंगीन कुछ चीज़ें जिनको दिखी, इसलिए इन क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। अभी भी यही चल रहा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द जो है इसको वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम शब्द को दिया था। जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो क्रोमोसोम को जब हम देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर जो है मेटाफेज में इस प्रकार का दिखता है। मेटाफेज वो अवस्था है जिस अवस्था में क्रोमोसोम को बहुत ठीक से देखा जा सकता है, या क्रोमोसोम का अध्ययन जो है वो मेटाफेज स्टेज में ही किया जाता है। तो जब मेटाफेज स्टेज के हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसके क्रोमोसोम के बीच में हम देखते हैं कि एक हिस्सा जो है थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, इस हिस्से को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और इसके अलावा इस सेंट्रोमियर के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा जो है क्रोमोसोम का आर्म कहलाता है, तो उसको आर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। अब देख रहे हैं कि ये आर्म थोड़ा छोटा है, ये आर्म थोड़ा बड़ा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है। तो जो छोटा आर्म होता है उसको पी आर्म बोला जाता है,
और जो बड़ा आर्म होता है उसका क्यू आर्म बोला जाता है। इस पी और क्यू का कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको पी बोला गया तो इसको क्यू बोला गया, इसका अलग से कोई फुल फॉर्म या ऐसा कुछ नहीं है, इसको पी क्यू से दिखाया जाता है। ये क्रोमोसोम को जब हम और डिटेल में स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि ये एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, धागा की तरह स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत अंदर अंदर उलझा हुआ है, उलझ के ऐसा थिक हो जाता है। जैसा कि अगर हम देखें कि जो अपना सिलने वाला, कपड़ा सिलने वाला जो धागा होता है वो एक रील में मिलता है, उसको अगर हम खोल दें पूरा तो वो पूरा कमरे में फैल जाएगा, लेकिन उसी को जब हम लपेटते हैं तो एक छोटे से रील में वो लपेटा जाता है। ये भी उसी तरह का है, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर है। ये धागा जो है ये लपेट के ऐसा उलझ के इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। जब ये थोड़ा थिक हो जाता है या मोटा हो जाता है, जब ये दिखने लगता है, जब सेल विभाजन की स्थिति में नहीं रहता है, जब सेल सामान्य अवस्था में रहता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर, जैसा कि हम इससे पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखे, केंद्रक के स्ट्रक्चर में देखे, धागे की तरफ फैला रहता है, खुला हुआ रहता है, जिसको एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, क्रोमैटिन। तो जब ये साधारण अवस्था में सेल जो है, सेल का विभाजन नहीं हो रहा है, उस वक्त ये केंद्रक के अंदर खुले हुए धागे की तरह रहता है, जिसको कि क्रोमैटिन कहा जाता है। जब सेल विभाजन की अवस्था की ओर बढ़ता है, उस समय इसका कॉइलिंग होना या इसका उलझना, इसका लपेटाना शुरू होता है और सेल विभाजन की स्थिति में आते आते ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो ये जो इसका एक धागा है, जैसे एक धागा को लेके अगर बड़ा करके देखें तो देखते हैं कि ये जो धागा है, ये धागा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर के चारों तरफ लपेटाया हुआ रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन का एक छोटा यूनिट बनता है, जिसके चारों तरफ ये धागा जो है ऐसा लपेटाया हुआ रहता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन को भी अगर आप डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर हिस्टोन के 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। उन हिस्टोन प्रोटीन का जो 4 प्रकार है वो है H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। वो चारों प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन 2-2 करके मिलते हैं। मतलब जो H2A है, H2A है, इसका 2 यूनिट, H2B का 2 यूनिट, इसका 2 यूनिट, इसका 2 यूनिट, यानी टोटल 8 यूनिट मिलते हैं। वो 8 मिल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके चारों तरफ ये DNA का जो धागा है, ये धागा जो है वो लपेटाया हुआ रहता है। ये जो धागा है, ये धागा इसके चारों तरफ लपेटा हुआ रहता है। तो ये प्रोटीन और ये DNA का अणु, ये DNA का जो अणु है जो एक धागे की तरह होता है, ये दोनों मिल करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं या क्रोमोसोम बनाते हैं। जब सेल विभाजन की स्थिति में नहीं होता है तो ये खुल जाता है, ये खुला हुआ रहता है धागा, जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन जालिका बोलते हैं। जब डिवीजन की स्थिति में आता है तो ये इसके हिस्टोन के चारों तरफ लपेट करके ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्रोमोसोम अगर पूछता है कि क्रोमोसोम किस चीज़ से बना होता है, तो क्रोमोसोम 2 चीज़ से बना होता है। एक है DNA का अणु जो कि धागे जैसा है, और दूसरा है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो कि हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर सीधे पूछता है तो प्रोटीन और DNA मिल के बने हुए हैं, और अगर प्रोटीन का भी स्पेसिफिक पूछता है कौन सा प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन और DNA मिल करके क्रोमोसोम बने होते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें इसी को थोड़ा और डिटेल में दिखाया गया है। ये क्रोमोसोम केंद्रक है, केंद्रक के अंदर हमको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। इस क्रोमोसोम, किसी एक क्रोमोसोम को अगर हम देखेंगे तो ये क्रोमोसोम के जो ये आर्म है, जहाँ वहाँ हम देखें ये P आर्म और Q आर्म, वो आर्म जो है उसमें और कुछ नहीं रहता, धागे DNA जो है वो धागे की तरह रहता है, जो कि बहुत कॉइल्ड स्थिति में रहता है, लपेटाया हुआ रहता है। इस धागे को और अगर हम बड़ा करके देखते हैं, इसको और अगर विस्तार पूर्वक देखें तो ये देखते हैं कि ये जो DNA का धागा है, इसमें इस एक धागे में, DNA के एक धागे में ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विसूत्री धागा होता है, यानी कि इसमें 2 धागे जैसे अणु होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर लपेटे रहते हैं। वो किस तरह से लपेटाए हुए रहते हैं? तो एक दूसरे के ऊपर ऐसा, जैसे सीढ़ी, गोलाकार सीढ़ी अगर हम देखते हैं कि लोहे की सीढ़ी जैसे होती है नीचे से ऊपर उठने वाली, उसी तरह की सीढ़ी की तरह ये एक दूसरे के ऊपर लपेटाए हुए रहते हैं।
और इसके अंदर और अगर हम डिटेल में जाते हैं तो देखते हैं इसमें मेनली 3 तरह की चीज़ें पाई जाती है। एक जो है बेस, नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं जिसको कि यहाँ दिखाया गया है ATTA से दिखाया गया है, ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। दूसरा जो है इसमें रहता है वो एक शुगर का मॉलिक्यूल या शर्करा का एक अणु रहता है, और तीसरा जो है एक फॉस्फेट ग्रुप जिसको कि P से दिखाया गया है। तो DNA का जो एक धागा होता है या एक जो सूत्र होता है, वो एक सूत्र जो है उसमें 3 चीज़ें बार बार रिपीट होती है। एक तो है नाइट्रोजन का बेस, दूसरा है शुगर, तीसरा है फॉस्फेट। तो ये 3 चीज़ें जो है ये लगातार एक के बाद फिर एक ऐसे रिपीट होती जाती हैं और एक लंबा धागा बन जाता है, और ऐसा ही 2 धागा जो है आपस में उलझ जाते हैं तो DNA का निर्माण होता है, DNA का अणु बनता है। और ये DNA अणु, जैसा कि हम पिछले उसमें देखे थे कि ये प्रोटीन के ऊपर लपेटाया हुआ रहता है, तो अल्टीमेटली क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो क्रोमोसोम जो है उसमें DNA और प्रोटीन 2 चीज़ें रहती है। DNA जो है वो कैसा रहता है, एक धागे जैसा रहता है। वो धागे को जब हम और डिटेल में देखते हैं तो देखते हैं कि 2 द्विसूत्री धागा है, इसलिए DNA को डबल स्ट्रैंडेड बोला जाता है। 2 स्ट्रैंड या 2 धागा रहता है जो एक दूसरे के ऊपर उलझे रहते हैं। ये जो 2 धागा है, इस धागे को जब हम और बड़ा करके देखते हैं तो इस धागे में देखते हैं कि हर एक धागे में कुछ चीज़ों का रिपीटेशन होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ अणु होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं होके एक लंबा धागा, मतलब वही अणु बार बार जुड़ते जाते हैं। तो वो जो जुड़ते जाते हैं वो कौन से 3 चीज़ें हैं, तो वो 3 चीज़ें हैं। एक है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है एक नाइट्रोजन युक्त बेस या क्षार, और तीसरा है एक शर्करा का मॉलिक्यूल जिसको यहाँ S या शुगर के लिए S लिखा गया है। तो नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये 3 चीज़ बार बार जुड़ के एक पूरा DNA का धागा या DNA का अणु बनता है। जब हम एक मेटाफेज क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं, उसमें कुछ डाई डाल के या कलर डाल करके, तो देखा जाता है कि क्रोमोसोम कलर तो पकड़ता है जिसके लिए उसका नाम पड़ा क्रोमोसोम, पर उसके कुछ हिस्से हैं जो कि ज़्यादा कलर पकड़ते हैं और कुछ हिस्से जो है वो उतना कलर नहीं पकड़ते। तो थोड़ा कुछ लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, ऐसा करके लाइट डार्क एरियाज़ रहता है उसमें। क्रोमोसोम में कुछ हिस्सा लाइट रहता है, कुछ हिस्सा डार्क रहता है, यानी कि जहाँ पर कलर को ज़्यादा पकड़ा है वो डार्क दिखता है, और जहाँ उतना कलर एब्जॉर्ब नहीं किया है तो वहाँ वो थोड़ा सा लाइट दिखता है। अब ये कि कहाँ डार्क पकड़ेगा, कहाँ लाइट पकड़ेगा, यानी कहाँ ज़्यादा रंग पकड़ेगा, कहाँ कम रंग पकड़ेगा, तो रंग कौन पकड़ रहा है, रंग DNA का अणु या DNA का मॉलिक्यूल जो है वो रंग को पकड़ रहा है। तो जहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में होगा तो वहाँ ज़्यादा रंग पकड़ लेगा, तो वहाँ ज़्यादा डार्क दिखेगा। जहाँ पर वो कंपैरेटिवली कम मात्रा में होगा DNA का अणु, वहाँ पर उतना कलर नहीं पकड़ेगा, तो वहाँ थोड़ा हल्का रंग का दिखेगा। तो जो हिस्सा ज़्यादा गहरा रंग पकड़ता है उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम का वो हिस्सा जब हम इसको डाई करते हैं या कलर डालते हैं जहाँ पर ये गहरा रंग पकड़ता है या ज़्यादा रंग पकड़ता है, उसको हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। तो इसको बोला गया है ये मोर कॉन्डेंस्ड है, यहाँ पर ज़्यादा उलझा हुआ है तो ज़्यादा DNA की मात्रा है तो ज़्यादा रंग को पकड़ता है, और यहाँ पर जो है ये डार्क स्टेन पकड़ता है। और दूसरा जो है वो है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन मतलब क्रोमोसोम का वो हिस्सा जहाँ पे इतना गहरा रंग नहीं पकड़ता है, थोड़ा हल्का रंग पकड़ता है। तो ये माना जाता है कि ये उतना कॉन्डेंस नहीं है, मतलब ये इसके मुकाबले में थोड़ा कम उलझा हुआ है, तो यहाँ पे ये कम रंग पकड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि क्रोमोसोम में जो जीन होता है वो इसी हिस्से में होता है, यानी कि क्रोमोसोम का यही हिस्सा जीन की तरह काम करता है जो कि हल्का रंग पकड़ता है, जो कि थोड़ा सा लेस कॉन्डेंस्ड होता है, कम कॉन्डेंस्ड होता है। और यहाँ पर इसलिए इसको बोला गया है कि ये जीन रिच होता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जीन जो है वो इसी हिस्से में पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम में जो DNA का अणु है जिसका हिस्सा जीन की तरह काम करता है, वो ज़्यादातर हिस्सा यही है जहाँ पर ये गहरे रंग में होता है, जहाँ ये डार्क स्टेन लेता है, जिसको कि हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन में कोई ज़्यादातर जीन मौजूद नहीं होता है। तो यूक्रोमैटिन का एक्चुअली यू जो शब्द है, इस यू का मतलब है ट्रू। तो क्रोमैटिन का वो हिस्सा जो कि ट्रू है, ट्रू किसके लिए है, सत्य किसके लिए है,
तो जहाँ पर जीन मौजूद है जो कि जीन की तरह काम कर रहा है, वैसे तो ये पूरा ही डीएनए का अणु है, इसका कुछ हिस्सा जीन की तरह काम करता है, कुछ हिस्सा नहीं करता है। तो जो करता है यानी कि सच में वो जीन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए उसको यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यू का मतलब ट्रू या सत्य। तो ये क्रोमैटिन जो है सही है, जो जीन की तरह काम करता है, और जहाँ पे नहीं है वो गहरा है, वहाँ पर कोई साधारणतः जीन मौजूद नहीं होता है, तो उसको हेटेरोक्रोमैटिन बोला जाता है। तो इसमें आप दो चीज़ याद रखेंगे, एक तो ये है कि दो तरह के, जब हम इसमें डाई या रंजक डालते हैं, स्टेन डालते हैं, तो क्रोमोसोम के पूरे हिस्से में रंग पकड़ता है, लेकिन कुछ हिस्सा गहरा रंग पकड़ता है, कुछ हल्का रंग पकड़ता है। जो गहरा रंग पकड़ता है उसको हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, जो हल्का पकड़ता है उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जीन्स हैं वो इसी रीजन में मौजूद होते हैं, और जो हेटेरोक्रोमैटिन है वहाँ पर कोई जीन मौजूद नहीं होता है या बहुत कम जीन मौजूद होते हैं।